नमस्कार दोस्तों, एग्ज़ाम सारथी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर भर्ती 2022 के लिए हमने स्पेशल क्लासेस शुरू की है, जिसमें हमने कंप्यूटर का कंप्लीट सिलेबस कवर करना है। तो कल का जो वीडियो बेसिक सी प्रोग्रामिंग के बारे में या यूँ कहें प्रोग्रामिंग के बारे में हमने पढ़ा और थोड़ा बहुत उसमें आगे लैंग्वेज के बारे में भी डिस्कशन किया। तो वहीं से आगे बढ़ते हैं। जैसे कि हमने पहले भी बात की कि हाई लेवल लैंग्वेज जो है वो यूज़र इंटरेक्टिव है, यानी यूज़र के समझने के लिए आसान है, जबकि लो लेवल लैंग्वेज जो है वो मशीन के समझने के लिए आसान है और यूज़र के लिए समझना कठिन है। वैसे ही किसी भी मशीन को ऑपरेट करने के लिए, चलाने के लिए लो लेवल लैंग्वेज जो है वो काम करती है, जबकि हाई लेवल लैंग्वेज में ये कैपेबिलिटी नहीं होती है कि वो किसी भी मशीन को, मशीन इन द सेंस कंप्यूटर है, लैपटॉप है, मोबाइल फ़ोन है या जिसमें भी हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर हो, वो मशीन जो है अगर चलानी है तो लो लेवल लैंग्वेज के निर्देश पे ही चलेगी। तो जो सी प्रोग्रामिंग हम करते हैं वो हाई लेवल लैंग्वेज में हम बनाते हैं प्रोग्राम, और उसे फिर ट्रांसलेटर यानी कंपाइलर या इंटरप्रेटर के माध्यम से लो लेवल लैंग्वेज में बदला जाता है और फिर लो लेवल लैंग्वेज के द्वारा मशीन को इनपुट दिया जाता है, मशीन से काम करवाया जाता है। अब जैसे कि अगर मशीन के तौर पर देखें कि मॉनिटर है या फिर कीबोर्ड है, तो इनको अगर हम प्रोग्राम के माध्यम से काम करवाना चाहते हैं, इनसे कोई आउटपुट लेना चाहते हैं, तो हमें लो लेवल लैंग्वेज में जो है निर्देश देने होंगे या लो लेवल लैंग्वेज का प्रोग्राम या ये कह सकते हैं सॉफ्टवेयर इसको काम में लेना होगा। तो हम प्रोग्राम लिखेंगे हाई लेवल लैंग्वेज में, जिसे कि हम सोर्स कोड भी कहते हैं। अब ये जो कोड हमने लिखा है या प्रोग्राम हमने लिखा है, ये ट्रांसलेटर्स के द्वारा लो लेवल लैंग्वेज में बदला जाएगा। अब लो लेवल लैंग्वेज में बदलने के लिए ट्रांसलेटर की जगह हम कंपाइलर या इंटरप्रेटर का इस्तेमाल करते हैं। कंपाइलर एक बार में पूरे प्रोग्राम को कंपाइल करता है, उसमें चेक करता है कि एरर है या नहीं है, जबकि इंटरप्रेटर लाइन बाय लाइन जो है प्रोग्राम को या कोडिंग को चेक करता है कि उसमें कोई एरर है या नहीं है। तो कहाँ पर कंपाइलर काम में आएगा और कहाँ पर इंटरप्रेटर काम में आएगा, ये आगे हम जानेंगे। इन दोनों में डिफरेंस क्या है, इनकी वर्किंग में क्या डिफरेंस है। तो यहाँ अभी तक के लिए यही ध्यान रखना है कि जो हाई लेवल लैंग्वेज में हम कोड लिखते हैं वो सोर्स कोड कहलाता है, जिसे ट्रांसलेटर के माध्यम से लो लेवल लैंग्वेज में बदला जाता है। लो लेवल लैंग्वेज का जो कोड होता है वो ऑब्जेक्ट कोड कहलाता है और जिसके द्वारा हार्डवेयर को निर्देश दिए जाते हैं ताकि वो जो भी कमांड दिया गया है उस पर काम करे। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि कंपाइलर और इंटरप्रेटर, ये जो ट्रांसलेटर का काम करते हैं, हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में बदलते हैं। तो ये इनमें बेसिक डिफरेंस क्या है, किस तरीके से ये काम करते हैं। तो कंपाइलर की बात करें तो ये सोर्स कोड को असेंबली लैंग्वेज में बदलता है, असेंबली लैंग्वेज में ये बदलता है, जबकि इंटरप्रेटर जो है वो सोर्स कोड को बाइनरी में बदलता है, बाइनरी लैंग्वेज में बदलता है। और दोस्तों आपको पता ही है कि कंप्यूटर जो है या कोई भी मशीन है वो बाइनरी लैंग्वेज को ही समझता है, यानी 0 और 1। बाइनरी लैंग्वेज यानी 0 और 1 की जो भाषा है, 0 1 यानी वोल्टेज लो है तो उसे 0 कहा जाता है, वोल्टेज हाई है तो उसे 1 कहा जाता है। तो मशीन्स जो अभी तक बनी है वो वोल्टेज पे ही काम करती है, यानी 0 और 1 बाइनरी जो लैंग्वेज है उसी पे जो है वर्क करती है, जिसे हम डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में पढ़ते हैं कि कंप्यूटर कब काम करता है, जब उसे 0 और 1 की लैंग्वेज में कोई भी निर्देश मिलता है। तो इंटरप्रेटर का काम है सोर्स कोड को बाइनरी में बदलना। नेक्स्ट हम देखते हैं कि कंपाइलर जो है वो केवल ट्रांसलेट करने का काम करता है, उसे आगे एग्जीक्यूट करने के लिए, यानी असेंबली लैंग्वेज में बदल दिया किसी भी सोर्स कोड को कंपाइलर ने, तो उसके बाद में उसे आगे एग्जीक्यूट करने के लिए एग्जीक्यूटर की जो है वो ज़रूरत पड़ेगी। एग्जीक्यूटर यहाँ पर असेंबलर होगा या जिसे हम एग्जीक्यूटर भी कह सकते हैं, जो क्या करेगा, असेंबली लैंग्वेज को बाइनरी में चेंज करेगा और बाइनरी से जो है डायरेक्ट मशीन या जो भी हमारा कंप्यूटर है उसको आउटपुट निर्देश मिलेगा, जिसके आधार पर वो आउटपुट देगा। जबकि इंटरप्रेटर क्या आता है कि खुद ही ट्रांसलेट करता है और खुद ही एग्जीक्यूट करता है, क्योंकि ट्रांसलेट करने के बाद ये बाइनरी में डायरेक्ट जो है कोड को, सोर्स कोड को बदलता है और जो मशीन होती है वो 0 1 यानी बाइनरी की लैंग्वेज समझता है, तो डायरेक्ट ये मशीन को निर्देश दे सकता है। तो इसमें एग्जीक्यूटर इंटरप्रेटर में नहीं चाहिए। तो कंपाइलर में क्या होता है, असेंबली में बदलता है पहले, फिर असेंबली को बाइनरी में बदलने के लिए एग्जीक्यूटर की आवश्यकता होती है, जिसे हम असेंबलर भी कह सकते हैं। कई जगह ऑपरेटिंग सिस्टम जो है एग्जीक्यूटर की तरह काम करता है। बात करते हैं कि कंपाइलर जो है वो ट्रांसलेट एक बार में पूरे प्रोग्राम को एक ही बार में जो है पूरा का पूरा कंपाइल कर लेता है, यानी शुरू से लेकर एंड तक जितनी भी इसमें कोडिंग है उसको एक बार में चेक करता है। जबकि जो इंटरप्रेटर होता है वो पूरे प्रोग्राम को लाइन बाय लाइन जो है वो चेक करता है। अगर दूसरी लाइन में कुछ खराबी है तो वो पहली लाइन से वापस उसको सही करने के बाद चेक करेगा, फिर दूसरे से तीसरी, तीसरी से चौथी, और इस तरीके से पूरे प्रोग्राम को जो है इंटरप्रेटर जो है वो एक तरीके से चेक करेगा और उसके बाद ही इसे लाइन बाय लाइन ट्रांसलेट करने के बाद एग्जीक्यूट करेगा। दोस्तों अब बात करते हैं हिस्ट्री ऑफ सी लैंग्वेज। सी लैंग्वेज कैसे बनी, तो बात है 1960 की। 1960 में यूनिक्स जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसको बनाने के लिए AT&T बेल लेबोरेटरी में जो है काम चल रहा था। तो यूनिक्स को बनाने के लिए जो काम चल रहा था
उसमें जो कई तरह की समस्याएं सामने आई और जो कोडिंग है, यानी कि इस यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को बनाने के लिए जो कोडिंग चाहिए थी, उसके लिए रिचर्ड मार्टिन ने BCPL लैंग्वेज का जो है आविष्कार किया। BCPL यानी बेसिक कंबाइंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ये BCPL लैंग्वेज बनने के बाद जब इससे भी यूनिक्स में काम नहीं हो सका, यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं चल सका, तो केन थॉमसन ने बी लैंग्वेज ईजाद की। बी लैंग्वेज ईजाद करने के बाद देखा गया कि बी लैंग्वेज ईजाद करने के बाद जो यूनिक्स है वो एक कंप्यूटर पर तो चल रहा है, लेकिन दूसरे तरह के कंप्यूटर पर वो सपोर्ट नहीं कर रहा है। कहने का मतलब जो यूनिक्स बनाया गया वो IBM के PDP-7 कंप्यूटर पर तो चल रहा था, लेकिन IBM के ही PDP-11 कंप्यूटर पर ये जो वर्जन था उस पर ये है वर्क नहीं कर रहा था। तो इसलिए जो ये बी लैंग्वेज है वो मशीन डिपेंडेंट थी, एक मशीन में चलती थी तो दूसरी मशीन में नहीं चलती थी, तो उसके लिए अलग से फिर पूरे यूनिक्स को बनाने की मेहनत करनी पड़ती। तो इस तरीके से ये जो बी लैंग्वेज है ये पोर्टेबल साबित नहीं हुई। इसी वजह से फिर 1972 में डेनिस एम रिची ने न्यू बी लैंग्वेज का इजाद किया। बी से न्यू बी लैंग्वेज का इजाद किया। अब बी के बाद में चूँकि ये बी लैंग्वेज को मॉडिफाई इम्प्रूव करके बनाई गई थी, इसलिए इसे न्यू बी या NB नाम दिया गया। लेकिन बाद में जो जून 1973 में इस न्यू बी का नाम बदल करके सी में इसे बदल दिया गया। क्योंकि सी इसे नाम दे दिया गया क्योंकि ये जो सी लैंग्वेज थी इसमें क्षमता थी पोर्टेबिलिटी की, यानी मशीन को जो है अलग अलग मशीन्स पे सी लैंग्वेज के प्रोग्रामिंग के द्वारा, कोडिंग के द्वारा, एक ही प्रोग्राम के द्वारा, एक ही लैंग्वेज के द्वारा उन्हें सबको ऑपरेट किया जा सकता था। पोर्टेबल लैंग्वेज थी, इसलिए इसका नाम बदल के सी रखा गया। क्योंकि बी के बाद सी आता है इसलिए इसे सी लैंग्वेज का नाम दिया गया। अब 1975 में कनिंगम और रिची ने एक बुक लिखी द सी प्रोग्राम नाम से, जो कि सी लैंग्वेज को समझाने के लिए बताई गई सारी चीज़ें उस बुक में बताई गई। लेकिन लोगों को इस बुक से सी लैंग्वेज समझ में नहीं आई, इसलिए सी लैंग्वेज को एक तरीके से जो है बेकार लैंग्वेज लोग कहने लगे। लेकिन चूंकि सी लैंग्वेज के अंदर अलग अलग मशीन्स को ऑपरेट कराने की, यानी एक तरीके से पोर्टेबिलिटी की क्षमता थी, तो इसके महत्व को बाद में समझा गया। तो यहाँ पर हम सी लैंग्वेज की हिस्ट्री के बारे में अगर पढ़ें तो 1960s में AT&T बेल लैब में एक प्रोजेक्ट पर जो है काम किया जा रहा था जो कि यूनिक्स था, और यूनिक्स को बनाने के लिए पहले BCPL लैंग्वेज का उपयोग किया गया था जो कि सूटेबल नहीं थी। फिर 1965 में केन थॉमसन ने बी लैंग्वेज को बनाया। यूनिक्स को बी लैंग्वेज में लिखा गया, जो कि एक सिस्टम PDP-7 पर तो चलती थी लेकिन दूसरे सिस्टम PDP-11 पर नहीं चला। इसलिए 1972 में डेनिस एम रिची ने सी लैंग्वेज को बनाया और यूनिक्स को फिर से सी लैंग्वेज में लिखा गया, जो कि सभी तरह के सिस्टम्स पर चल रही थी, यानी पोर्टेबिलिटी इसके अंदर थी। इसलिए यूनिक्स को बनाने के लिए सी लैंग्वेज एक तरीके से बाई प्रोडक्ट के रूप में बनी, इसीलिए इसे यूनिक्स का बाई प्रोडक्ट भी कहा जाता है। तो ये हमने सी की हिस्ट्री के बारे में पढ़ा। और यहाँ पर AT&T लेबोरेटरी की बात करें तो AT&T का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है अमेरिकन टेलीफोन एंड टेलीग्राफ बेल लेबोरेटरी। ये टोटल इसकी फुल फॉर्म होती है अगर कहीं पूछी जाए तो। पहले ये जो है अमेरिकन टेलीफोन एंड टेलीग्राफ जो कंपनी है उसके अंतर्गत ये बेल लेबोरेटरी आती थी, लेकिन 2021 में इसे नोकिया कंपनी ने एक्वायर कर लिया, तो ये अब नोकिया बेल लेबोरेटरी कहलाती है, के नाम से जानी जाती है। तो ये फुल फॉर्म कभी कभी पूछ ली जाती है। तो दोस्तों ये तो हमने पढ़ा सी लैंग्वेज की हिस्ट्री के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में हम प्रोग्रामिंग के बारे में बेसिक लेवल से शुरुआत करेंगे, किस तरीके से प्रोग्राम्स बनाए जा सकते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। अगर वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।